जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस और यूपीआरओ के प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो हम लोगों ने 15,000 एमसीक्यू का डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है, उस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर पॉलिटी के फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर को देखने वाले हैं। ध्यान देना, इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इसके पूरे टॉपिक को कवर किया हुआ है। इन सारे सेक्शन से पॉलिटी में अच्छे खासे क्वेश्चंस की संख्या होती है। तो आप सबको करना बस ये है ना कि जो हमारे साथ यहाँ पे क्लासेस चल रही है उन क्लासेस को फॉलो करो, इनके साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलो, और जो अदर डायमेंशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके नोट्स बनाते चलो। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट क्या करो, क्लास खत्म होने के बाद अगले दिन बैठ करके जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उससे खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। चलो भाई, देखो फंडामेंटल ड्यूटी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कुछ बेसिक एक बार इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले लेते हैं। जो हमारा मूल संविधान था, ठीक है, उस मूल संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज के शब्द को नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, और यही होता है कि इसके पश्चात क्या होता है कि 1976 में, आपको पता है कि 1975 में हमारे यहाँ पर क्या हो गया था, इमरजेंसी लग गई थी। ठीक है, तो 1975 टू 76 के मध्य में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, जिसको हम लोग 42nd अमेंडमेंट या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसको। ठीक है, तो इसी अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि कांग्रेस सरकार जो उस समय थी उसके द्वारा संविधान के अंतर्गत, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के पूरे चैप्टर को ऐड किया जाता है। देखो क्या हुआ ना कि इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा उस समय एक कमेटी का निर्माण किया गया। उस कमेटी का नाम था सोडा सिंह कमेटी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें हम लोग। सोडा सिंह समिति बनाई गई थी और सोडा सिंह समिति को दायित्व दिया गया था कि आप फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर अपना रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करो। तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ना, उसी रिपोर्ट के आधार पर संविधान के अंतर्गत एक नया पार्ट जोड़ा जाता है। इसका नाम रहता है भाग 4A। ध्यान दीजिएगा, देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान में भाग 4। भाग 4 क्या था, और इससे पहले हमने पढ़ा था भाग 3। भाग 3 क्या था, तीन दोनों के बार समझना ध्यान से। भाग 3 था नागरिकों के और विदेशियों के, मतलब एक तरीके से आम व्यक्तियों के अधिकार की बात हो रही थी, यहाँ पर उनके फंडामेंटल राइट की बात हो रही थी। भाग 4 क्या था, भाग 4 इस बात को डिफाइन करता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, स्टेट की ड्यूटी क्या है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो स्टेट के क्या 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 कर्तव्य होंगे उसको संविधान, मूल संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे इसको हमने शामिल नहीं किया था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर थे उस टाइम पर, उन्होंने इसको शामिल नहीं किया था। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट उस टाइम की मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ रही होती है, तो वहां पर ये बात बोलती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा जो सबसे बड़ी भूल की गई थी, एक ऐतिहासिक भूल की गई थी कि मूल कर्तव्य को संविधान में नहीं शामिल किया गया था, तो हम उसको यहां पर शामिल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि सोडा सिंह कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उसी रिपोर्ट के पश्चात संविधान में एक नया पार्ट ऐड किया था, इसका नाम था भाग 4A। ठीक है, इसी को हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। अब देखो भाई, संविधान का जो भाग 4A है, इसके अंतर्गत केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नंबर 51A। तो ये तो आप लोगों को पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को जो कि यहां पर ध्यान रखना है। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट समझो जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि अभी तक यूपीपीसीएस ने इस टॉपिक से प्रश्न नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि सोडा सिंह कमेटी ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी। ठीक है, ध्यान समझना, सोडा सिंह कमेटी ने जो सिफारिश की थी वो 8 मूल कर्तव्य थे, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। ठीक है, इनमें से भी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट थी जब उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, तो कुछ मूल कर्तव्यों को जो कि सोडा सिंह समिति के द्वारा सुझाए गए थे उनको अपने यहाँ पर स्वीकार नहीं किया। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कर्तव्य थे भाई, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान समझना। कुछ ऐसे कर्तव्य थे जिनको इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। जैसे कि एक तो कर्तव्य ये था, ठीक है, ये था कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अपने ड्यूटीज का पालन नहीं करता है, तो उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। ऐसा सोडा सिंह कमेटी ने कहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। मतलब गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि संसद ही क्या करती है, संविधान में अमेंडमेंट्स करती है। ठीक है, तो कर्तव्य न पालन करने पर आर्थिक दंड, इस प्रोविजन को यहां से हटा दिया गया। और क्या किया गया यहाँ पर, ठीक है, कि कर अदायगी, ठीक है, टैक्स देना जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी होगी आपकी, ऐसा यहां पर बात सोडा सिंह कमेटी ने सुझाया था। लेकिन हमारे जो उसमें अमेंडमेंट किया गया था उसको यहां पर शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज थे जिनको सोडा सिंह कमेटी ने सुझाया था लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। उसके बाद भी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी के चैप्टर को ऐड किया जाता है, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटी, 10 मूल कर्तव्य क्या होते हैं यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो ध्यान समझना, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, एक अमेंडमेंट किया गया था बीच में जो कि 86th अमेंडमेंट था, जिसको आपने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के अंतर्गत ही पढ़ा था। ठीक है, 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनकी एक फंडामेंटल ड्यूटी ये तय किया गया
कि आपकी ड्यूटी ये है कि अगर 6 से 14 वर्ष का कोई बालक है या बच्ची है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये क्या होता है, यहाँ पर 86th अमेंडमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया। मतलब अब थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटी के पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा संक्षेप में समझते हैं। ठीक है, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। ठीक है, 1976 में कमेटी बनाती है कांग्रेस गवर्नमेंट, जिस कमेटी का नाम था सोडा सिंह कमेटी। ठीक है, सोडा सिंह कमेटी 8 फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करने का सजेशन देती है, लेकिन उस टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है, इनके कुछ सजेशंस को किनारे कर देती है, कुछ सजेशंस को लेती है और कुछ अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को यहाँ पर ऐड करती है और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इस भाग 4A के अंतर्गत, आर्टिकल 51A के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद 86th अमेंडमेंट होता है 2002 के अंतर्गत, जहां पर क्या होता है कि एक नए फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक पॉइंट यहां पर आप लोग और समझो, जैसे आपने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, वो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल नागरिकों के लिए हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज केवल और केवल नागरिकों के लिए है। ये बात बहुत क्लियर समझना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य है, आपके मूल कर्तव्य हैं, वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो एक पॉइंट यहां पर ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस पूरे चैप्टर का। अब इसके बाद आयोग के द्वारा पूछेगा, आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आप इतने कॉन्सेप्ट से, इतने जो कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है, इससे आप लगा लोगे। हाँ, एक पॉइंट से भी हम लोग को और डिस्कस करना रहेगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से हैं उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान समझना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस संस्तुति पर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य को, यहाँ पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। नाम मैंने आप लोगों को खुद बता दिया, सोडा सिंह कमेटी 1976 में इसका निर्माण किया गया था। इसी ने क्या किया था, 8 का सजेशन दिया था, 10 जोड़ा गया था, बाद में एक और जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। कौन सा संविधान का पार्ट था, संविधान की भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को सम्मिलित किया गया। हमने डिस्कस क्या किया अभी, आर्टिकल 51A। ठीक है ना, जितना कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया उस कॉन्सेप्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज का आप लोग सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, ये बात देखना यहाँ पर। अगला देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया के द्वारा यहाँ पर ये कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बार बार कहता हूं कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी निगेटिव सेंटेंस आ रही है, निगेटिव टर्म्स आ रहा है, तो सबसे पहले उसको मार्क करो। ठीक है, क्योंकि ये जनरली एस्पिरेंट इग्नोर कर देते हैं और इस चक्कर में क्या करते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में गलत कर देते हैं। और मुझे बताना की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके रिजल्ट में कितना मायने रखता है। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला कह रहा है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मैंने आप लोगों से क्या कहा था भाई, मैंने कहा कि जो रिट होते हैं, आपको याद है हमने एक बार डिस्कस किया था कि आर्टिकल 32 एंड 226 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार है। मैंने वहां पर आप लोगों से 5 रिट डिस्कस किया था, उसी में एक था परमादेश मतलब वी कमांड। ठीक है, याद है आप लोगों को। तो परमादेश के द्वारा हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य की बात नहीं करते। दूसरी बात एक बात और समझना, जो मौलिक कर्तव्य होता है वो गैर न्यायोचित है। ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। इसके लिए ठीक है हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, कि किसी व्यक्ति ने अपना मौलिक कर्तव्य का यहाँ पर निर्वहन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी होगा, यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, तो मूल कर्तव्य ध्यान समझना, परमादेश आप मूल कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए जारी करते हो। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर ये गलत हो गया। और क्वेश्चन में निगेटिव सेंटेंस पूछा था तो इसका आंसर तो यहाँ पर आ गया। बाकी एक बार फिर से हम लोग BCD ऑप्शन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया सकता है। ठीक है, हमने देखा भी कि संविधान में जो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए वो 42nd अमेंडमेंट में जोड़े गए। उसके बाद आपको याद है कि 86th अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 के अंतर्गत, वहां पर एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ा गया। मतलब कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के माध्यम से ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है। ठीक क्या कह रहा है कि अस्पष्ट विधियों के लिए, ठीक है, जो नॉन डिफाइंड लॉज होते हैं, कानून होता है, उनको डिफाइन करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये बात सही, जैसे आपने देखा था कि डीपीएसपी वाले केस में भी कि हम डीपीएसपी गैर न्यायोचित है, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, बट
हम क्या करते हैं कि डीपीएसपी का प्रयोग करके किसी अस्पष्ट विधि को सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं नहीं भाई, डीपीएसपी की पूर्ति करने के लिए सरकार इस कानून को बनाया, तो ये कानून क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये बात समझना आप लोग यहाँ पर। अगला क्या कह रहा है, ठीक है, अगला कह रहा है कि किसी ये जो केस था ना, सी वाला जो ऑप्शन है कि अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रयोग किया सकता है, ये मोहन सिंह सिंघानिया केस था, 1991 के अराउंड का एक केस था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, तो आप लोग उसके भी एक बार रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, तो सही बात है भाई, ये भी बात यहाँ पर सही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से एक बात तो बहुत श्योर है कि जो परमादेश वाला कॉन्सेप्ट था वो मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये गलती तो एग्जाम में आप लोगों को नहीं करनी है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, इसकी बात कर रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था कि 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपको 11 के 11 पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपको एक बार आइडिया होना चाहिए कि वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। सबसे पहले हम उस फंडामेंटल ड्यूटीज को एक बार समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करें। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पर क्या किया हुआ है कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए उनको यहाँ पर एक टेबल के फॉर्मेट में दिया गया है, पर हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है भाई, पहला फंडामेंटल ड्यूटी दोस्तों ये है कि संविधान का पालन करें, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। ठीक है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है आपको उनका आदर करना पड़ेगा, ये आपका एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और बात समझना, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो किसके लिए होते हैं, केवल नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है, केवल नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है, तो पहला तो समझ गया आप लोग, क्या कह रहा है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का सम्मान करें। सेकंड क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजो करके रखें और उनका पालन करें। मतलब क्या भाई, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला था स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, ठीक है, जो इंडियन फ्रीडम पूरी हिस्ट्री है, उसके प्रतीकों को, उसके आदर्शों को अपने हृदय में संभाल करके रखिए और उनका पालन करिए। ये एक यहाँ पर कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत। अगला क्या कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, एकता, अखंडता, ठीक है, इसकी रक्षा करें और उसे अछूते रखें। ठीक है, यहाँ पर ही भारत की बात हो रही है। ठीक, अगला क्या कह रहा है कि अगर देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, अगर जरूरत पड़ता है तो आपको राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो 4 फंडामेंटल ड्यूटी तो यहीं पर ये समझ लेना है, पर फिर समझो भाई, संविधान का पालन करो, उसके आदर्श का पालन करो। सेकंड क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक है उनको अपने हृदय में संजो करके रखिए। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की अक्षुण्ण बनाने के लिए प्रयास करिए। चौथा क्या, कि अगर देश की रक्षा करो और आवश्यकता पड़ने पर क्या करो, यहाँ पर आप लोग उस राष्ट्र की सेवा करने के लिए भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये 4 फंडामेंटल ड्यूटीज तो आप लोग के यही हो गए। अगला फंडामेंटल ड्यूटी क्या है भाई, वो कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, ठीक है, इसकी भावना का निर्माण करें, चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश अथवा वर्ग का हो। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, जनरली जब हम लोग भ्रातृत्व और समरसता के टर्म को देखते हैं तो हम लोग इसका एक और पार्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटी का, उसको इग्नोर कर देते हैं। वो क्या कह रहा है कि ऐसी प्रथाओं को त्याग करिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य है कि ऐसी प्रथाओं का हम लोग को त्याग करना पड़ेगा जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, 5 फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत था क्या है कि भ्रातृत्व को बढ़ावा दो, ठीक है, समरसता को बढ़ावा दो, उसको बढ़ावा देने के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, भाषा, प्रदेश तथा वर्ग के आधार पर भेदभाव वहां पर ना करो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करो जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, अगला कह रहा है कि हमारी सामसिक संस्कृति, क्या समझना, हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, हमारा जो क्या है वैल्यू है, जो कल्चरल रिच हेरिटेज हमारा है, ठीक है, इन सब का आपको सम्मान करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे, उसका परिरक्षण करें। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उनका आपको संरक्षण करना पड़ेगा। और कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, प्राणी मात्र के प्रति आपको दया भाव यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, कंपेशन रखना पड़ेगा, दया भाव रखना पड़ेगा, किसके प्रति, तो लिविंग क्रिएचर्स के प्रति। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण और ये यहाँ पर शामिल हो गया। यहीं पर एक बात ध्यान रखना, हमने जब कल की क्लास में डीपीएसपी पढ़ा था तो हमने आर्टिकल 48A को देखा था। ठीक है, 48A क्या कह रहा था, वो भी सेम बात कर रहा था। ठीक है, कि प्राणी मात्र की रक्षा करें, संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। तो ये जो एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका डीपीएसपी में भी है और आपका ये कहाँ पर है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कल इस पर हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आयोग ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ एग्जाम के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है आप लोगों का कि
जो साइंटिफिक टेम्पर है, ठीक है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास करिए, ह्यूमनिज्म मानववाद का विकास करिए, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ध्यान समझना, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत साइंटिफिक टेम्पर को भी शामिल किया गया है, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर को भी शामिल किया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, वायलेंस से दूर रहें, ठीक है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसका रक्षा करे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर कह रहा है। 10वां क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, ध्यान रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, मतलब क्या, टू इस जितने भी ऑल स्पीयर्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव एक्टिविटी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या करना है हम लोग को, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, टू स्ट्राइव टुवर्ड द एक्सीलेंस, ठीक, उत्कर्ष की तरफ बढ़ना है हमको, ठीक है, एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो आपका यहाँ पर इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी है उसमें आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत ये दी जा रही है। और जो 11वां, जिसको कि हमने अमेंडमेंट किया था कब, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत, इसमें क्या किया गया कि जो माता पिता या जो संरक्षक है, जो पेरेंट है, ठीक है, वो अपने बच्चे को जिसकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की है, ठीक है, अपने बच्चे या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ध्यान समझना, शिक्षा के लिए हमने 86th अमेंडमेंट के अंतर्गत तीनों जगह प्रावधान किया हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल राइट में भी, डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी। तो ये तीनों चीजें तो पता होनी ही चाहिए। फंडामेंटल राइट में क्या किया था हमने भाई, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन को जोड़ा था कि 6 से 14 वर्ष के बालक का ये अधिकार है कि वो एजुकेशन को ग्रहण कर सके फ्री में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट वहां पर ये आ गया। डीपीएसपी क्या कहता है भाई, डीपीएसपी राज्य का दायित्व ये देता है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे, ठीक है, उनका जो प्रारंभिक देखभाल है उसको हम सुनिश्चित करें यहाँ पर। फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है, तो ये एक पेरेंट्स की, एक जो अभिभावक है उसकी ड्यूटी को बताता है और कहता है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के लिए एजुकेशन की व्यवस्था को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। तो ये आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों में कॉन्सेप्ट शामिल होता है। इस बात को ध्यान रखना। अंतर यहाँ पर यह है कि डीपीएसपी में 0 से 6 वर्ष की बात की जा रही है, बाकी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में 6 से 14 वर्ष की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग समझना। तो ये तो आपके सारे फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर हो गए। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर बन करके आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं भी आपको दिखाना स्टार्ट करूंगा कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अब हम क्वेश्चन पर अपने आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर नहीं है, आम चुनाव में मतदान करना। ये फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ी है। अगर ये होता तो क्या हमारे यहाँ पे 50% वोट पड़ता? नहीं भाई, सब लोगों को वोट देना पड़ जाता है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि कर्तव्य कंपलसरी नहीं, फिर भी ठीक है। आम चुनाव में मतदान देना फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल नहीं किया गया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसका देखो साइंटिफिक टेम्पर, इसको हमने शामिल किया हुआ है। पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, इसको भी हमने शामिल किया हुआ है। और संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान, ये भी शामिल है, ठीक है। तो जो आम चुनाव में मतदान, ये फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा आप लोगों का नहीं है, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है, ठीक है। पढ़ते भाई सारा विकल्प हम लोग। अरे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन हमने भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, जो लिविंग क्रिएचर्स है उनके प्रति कंपेशन की भावना रखनी, दया भाव रखना है, ठीक है। तो ये तो है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये बात भी शामिल है। अस्पृश्यता मिटाने के और प्रयास करें, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए प्रयास करें। अरे ये यहाँ पर नहीं है भाई, ये आर्टिकल नंबर 17 की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। डीपीएसपी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। डीपीएसपी में क्या है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि पांचवे का सी आंसर यहाँ पर सही होगा। और चौथा जो विकल्प है पर उसको भी देख लो कि साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, ज्ञानार्जन, सुधार, इनकी भावना का विकास करें, ये तो है, ठीक है। तो क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन भी। इसके लिए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से बार पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीपीसीएस ने। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर नहीं है, कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पहला पढ़ो, प्राकृतिक पर्यावरण, ये है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ये नहीं है भाई। देखो अब अंतर को समझना, यहाँ पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था डीपीएसपी के अंतर्गत, ठीक है, कि आर्टिकल नंबर 49 भूल गए कि याद है, ठीक है। हमने 48 देखा था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, हमने 48A देखा था प्राकृतिक पर्यावरण और जीवमात्र, ठीक है, हमने ये देखा हुआ था। फिर हमने आर्टिकल 49 देखा था, हमने क्या देखा था कि आर्टिकल 49 इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जो नेशनल हेरिटेज है, ठीक है, उनका सरकार को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो ये डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, ध्यान समझना। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है यहाँ पर है, इसी से मिलता जुलता एक टर्म यहाँ पर दिया गया है, पब्लिक प्रॉपर्टी। ध्यान समझो,
जो हम फंडामेंटल ड्यूटी में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना, ठीक है। जो हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं वहां पर हमने पढ़ते हैं नेशनल हेरिटेज की सुरक्षा करना, ठीक है। तो दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, ये डिफरेंस को समझना। नेशनल हेरिटेज की सुरक्षा करना सरकार की दायित्व है, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है यहाँ पर। फिर ठीक है, तो वही देखो डी विकल्प यहाँ पर दिया भी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है। तो इसमें से सी जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर बहुत ही इजीली यहाँ पर क्या हो गया, आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटी में सम्मिलित नहीं है। सब वही क्वेश्चन पूछा गया, लाइन से एक ही पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आयोग ने पूछा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या कह रहा है कि देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है भाई, ये शामिल है यहाँ पर। राष्ट्र की सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है, देश की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हमारा जो रिच कल्चर है, ठीक है, उसको समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी यहाँ पर शामिल है, ठीक है। अच्छा, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ी है, एक आम नागरिक थोड़ी ये काम करेगा। ये आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आपने जब ग्राम पंचायत पढ़ा था डीपीएसपी में, तब आपने वहां पर ये बात पढ़ी थी, ठीक है। तो ये डीपीएसपी है ना कि फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको सीधे एलिमिनेट करो, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आ गया, ठीक है। अगला कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर है, हमने अभी डिस्कस किया। अब देखो भाई, अब देखो, ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल, ठीक है, कर्तव्य है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, लोअर यूपी लोअर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। चार विकल्प दे रहा है। ग्राम पंचायत, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, इसकी बात है, फंडामेंटल ड्यूटी इसके अंतर्गत, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसकी बात भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं है, आर्टिकल 17 में है आपका, जहां पर हम लोग पढ़ते हो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को हटाना, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर शामिल नहीं है। वन्य प्राणी, वन्य प्राणी, अब समझना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वन्य प्राणी भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी में प्रयोग किया गया शब्द है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी में प्रयोग किया गया शब्द है, लेकिन क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन की डिमांड क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस एक का संरक्षण, किसी का कंजर्वेशन, ठीक है, भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण हम लोग को नहीं करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में दिया गया है। लेकिन वहीं पर वन्य प्राणी, जिसका कि हम लोग को संरक्षण भी करना है, उसके प्रति दया भाव भी रखनी है, वो आप लोगों का फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल है। तो इसका आंसर होगा डी, ना कि बी। बी और डी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, इस कंफ्यूजन को अंतर को समझना कि क्वेश्चन में संरक्षण पूछा गया है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात है ड्यूटीज के अंतर्गत, न कि उसके संरक्षण के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह कि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन ही में बहुत क्लियर है, कर्तव्य यहां पर दे दिया, सब फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया है, और फंडामेंटल ड्यूटी के लिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A। अभी ये क्वेश्चन तो बोनस था, 1998 में आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो 51A क्या हो गया आप लोगों का, ये हो गया। ध्यान समझो भाई, आर्टिकल 21 क्या है, आपका राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट है आपका वो, ठीक है। आर्टिकल 48 एक डीपीएसपी है, जो कि पर्यावरण की बात करता है, लेकिन वो डीपीएसपी है ना कि फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। तो 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, उससे आप लोगों का आंसर यहाँ पर इजिली निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, ठीक है। गलत की बात कर रहा है, पढ़ते हैं चारों स्टेटमेंट और फिर उसका आंसर यहाँ पर निकालते हैं। पहला कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये कहाँ से आ गया भाई, फंडामेंटल ड्यूटी और मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, ठीक है। जायज नाजायज किसी प्रकार का यहाँ पर संबंध नहीं है, तो इसको तो आप सीधे ही एलिमिनेट कर दो। अगला क्या कह रहा है, ठीक है, कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। सही बात है भाई, ठीक है। भारतीय संविधान की भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज गिनाए गए हैं। सही बात है। आर्टिकल 51A नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज की व्याख्या करता है, ये बात भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए वाला, ठीक है, कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। अब देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको पहचानना है, ठीक है। चार विकल्प है फिर से। राष्ट्रगान का सम्मान करना है भाई, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ध्यान समझना, राष्ट्रीय संपत्ति मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, इसका बचाव करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। ध्यान समझना, इसका बचाव करना फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन फिर सी वाला ऑप्शन पढ़ो कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना,
ये नहीं है, नेशनल हेरिटेज की रक्षा करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, बल्कि आर्टिकल 49 के अंतर्गत डीपीएसपी है, तो इसको एलिमिनेट करो। आप लोगों का आंसर यहाँ पर क्या होगा, इजिली निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप देखो ना सेम पैटर्न पर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन लगातार बना हुआ है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन बनता है। और हम लोगों ने पिछली 4 क्लासेस के अंतर्गत, ठीक है, ये जो टॉपिक्स कवर किया है पॉलिटी के अंतर्गत, उनके हमने हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको डिस्कस किया, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाए और फ्यूचर में बनने की संभावना है उसको भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, जैसे आज हमने सोडा सिंह कमेटी की सारी बातें वहां पर देखा, तो उनको ध्यान रखना, संभव के अगली बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी सोडा सिंह कमेटी के द्वारा सुझाए गए थे। ठीक है, तो ऐसी बातें ध्यान रखना आप लोग। अगला देखो भाई, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व संविधान की भाग 4A में वर्णित नहीं है। फिर से वही पैटर्न है, 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ आयोग ने। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है भाई, भाईचारे को बढ़ावा देना ये भी है, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, होना चाहिए था। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत गुरुओं का रिस्पेक्ट होता, बट नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है आप लोगों का, ये चीज तो यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, तो 12 में अगर सी को एलिमिनेट कर तो आप लोग का यहाँ पर क्या होगा, आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो भाई, संविधान के जो पार्ट्स हैं और उनके सब्जेक्ट उसको मैच कराने को कह रहा है। भाग 2 नागरिकता हमने पढ़ा हुआ है, सिटीजनशिप। भाग 3 फंडामेंटल राइट पढ़ा हुआ है। भाग 4 डीपीएसपी पढ़ा हुआ है। भाग 5 मौलिक कर्तव्य नहीं भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, मूल कर्तव्य क्या आप लोगों का है, वो है भाग 4A के अंतर्गत। ठीक है, भाग 4A के अंतर्गत, तो इसका तो आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका तो आंसर बहुत ही इजिली आ गया। दूसरी बात, आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखो मौलिक कर्तव्य क्या अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। ठीक है, तो जब भी किसी चीज को अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा जाएगा ना, तो जनरली उसमें क्या होगा कि 4A 4B 4C, ठीक है, 5A ऐसे टर्म्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि हम उसमें अमेंडमेंट कर, जनरली ऐसा देखने को मिलता है। तो ये बात ध्यान से समझना। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब देखो भाई, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था 11। ठीक है, 10 थे पहले, एक अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था, तो 11 यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो ये लोअर पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूपी बीईओ में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन है टफ अपने में। ठीक है, अगर अभी मैं एलिमिनेट करना ना बताओ यहाँ पर, तो क्वेश्चन लगाने में हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमको फंडामेंटल ड्यूटीज का क्रम नहीं पता, और यहाँ पे एक क्रम पूछ दिया है कि 51A के अंतर्गत किस क्रम में सारी चीजें यहाँ पर है वो बताना है। ठीक है, एक बार देख लेते भाई। यार, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर करना, ठीक है, ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये मैच कराना है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, जुडिशरी को एक्जीक्यूटिव बॉडी से पृथक करना, सेपरेशन बिटवीन द पावर ऑफ एक्जीक्यूटिव बॉडीज एंड आपका जुडिशरी। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान समझना। अगर आपको ध्यान होगा तो ये वाला पॉइंट हमने डीपीएसपी में पढ़ा था, डीपीएसपी में पढ़ा था, याद है आप लोगों को, आ रहा है। ठीक है, और डीपीएसपी हमने क्या देखा था, हमने अभी डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया आर्टिकल 48, 48A, 49 और आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है, वो कहता है यही बात। ठीक है, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य में पृथक्करण यहाँ पर हो। ठीक है, तो आर्टिकल 56 को जैसे ही मैच करा दोगे डी के 3 को, आपका देखो सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और इजिली यहाँ पर आंसर आ गया। आपको बाकी 1 2 3 को देखना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर, आप केवल एक पॉइंट पता करने से आप इसके आंसर को बहुत इजीली निकाल सकते हो। इसीलिए मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के क्रम को याद करने को आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता वो याद कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसको याद भी मत करो, लेकिन हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या चीजें शामिल है पर देख लेना, क्वेश्चन बनता है वहां से। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म हो गया आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, आज हम लोग का एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अपने में ये बहुत ही बेसिक टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने अपनी इस पूरी क्लास के अंतर्गत, ठीक है, पॉलिटी में अभी तक हमने जितना चीज़ें पढ़ी हैं उसमें सबसे मेजर पोर्शन जो पढ़ा हमने, ठीक है, पहले तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक चीज़ें पढ़ी, वहाँ पर क्या है क्या नहीं, संविधान के कौन कौन से भाग है, संविधान में कौन सा आर्टिकल क्या बताता है, हमने वो सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, हमने संविधान के शेड्यूल्स को डिस्कस किया। फिर हमने जो लास्ट में कुछ 4 क्लासों में डिस्कस किया है, हमने फंडामेंटल राइट, जहाँ से आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, करीब 60+ क्वेश्चन जो है आप लोगों के फंडामेंटल राइट के सेक्शन से अकेले आए हुए हैं। ठीक है, आपने फिर डीपीएसपी देखा, डीपीएसपी में भी पिछले सालों के अंतर्गत करीब 25+ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपने देखा, यहाँ पर करीब 15-16 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हुए। ठीक है, मेजर जो पोर्शन है ना जो पॉलिटी का, वो इन पोर्शन से कवर हो जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करो, इनके नोट्स प्रॉपर बनाओ और इनको याद करके ही एग्जाम हॉल में जाना। ठीक है, क्योंकि ये सही कर ले गए आप लोग तो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक जो आएंगे वो आराम से यहाँ पर आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं, मिलते हैं कल क्लास में आप लोगों से। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम लोग राष्ट्रपति सेक्शन से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बेसिक चीज़ों को एक बार समझेंगे, फिर वहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट होगा आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में बता देना।